अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमें पढ़ना है जमात हफ्तुम से शिवाजी महाराज से कब्ल का भारत। कब्ल यानी पहले। अब इस सबक में हमें क्या देखना है कि शिवाजी महाराज से पहले के दौर में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ हुकूमतों का क्या हाल था। अब जानते हैं कि हिंदुस्तान पहले मुख्तलिफ़ छोटी छोटी या बड़ी बड़ी रियासतों में तकसीम था। 8वीं सदी ईस्वी में पाल बंगाल का मशहूर हुक्मरान ख़ानदान था। वस्ती हिंद में गुर्जर, वस्ती यानी दरमियान, तो वस्ती हिंद में गुर्जर पुरत्यार हुकूमत ने आंध्रा, कलंग, विदर्भ, मगरबी काठियावाड़, कनूज और गुजरात तक वसअत हासिल कर ली थी। यानी वहाँ तक कि उसकी हुकूमत फैल गई थी। शुमाली हिंद के राजपूत ख़ानदानों में गढ़वाल और परमार ये अहम हुक्मरान थे। अहम यानी ख़ास हुक्मरान थे। राजपूतों के चौहान ख़ानदान में पृथ्वीराज चौहान ये नहायत ही बहादुर राजा गुजरा है। तराई की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को शिकस्त दी, लेकिन तराई की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दे दी। तमिलनाडु के चौल ख़ानदान के राजाओं में राज अव्वल और राजेंद्र अव्वल ये दो इंतहाई अहम थे। चौल राजाओं ने बहरी बेड़ा कहते हैं यानी ऐसा किला जो समंदर में कायम किया जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बहरी बेड़ा यानी एक ऐसा फौजी बहरी बेड़ा, समुद्री बेड़ा। तो चौल राजाओं ने बहरी बेड़े के बलबूते पर जज़ायर मालदीव और श्रीलंका पर फतह हासिल की थी। कर्नाटक के होयसले ख़ानदान के विष्णुवर्धन नामी राजा ने पूरा कर्नाटक फतह कर लिया था। महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट ख़ानदान के राजा गोविंद सुवम के दौरे हुकूमत में इस ख़ानदान की हुकूमत कनौज से रामेश्वर तक फैल चुकी थी। उसके बाद कृष्ण सुवम ने इलाहाबाद तक का इलाका जीत लिया था। इलाहाबाद कहाँ है बेटा? उत्तर प्रदेश में है। शिलाहारों के 3 ख़ानदानों को मगरबी महाराष्ट्र में उरूज हासिल हुआ। पहला ख़ानदान शुमाली कोंकण में थाना और रायगढ़, दूसरा ख़ानदान जनूबी कोंकण और तीसरा ख़ानदान कोल्हापुर, सतारा, सांगली और बेलगाम ज़िले के कुछ हिस्सों पर हुक्मरानी करता था मतलब वहाँ पर उसकी हुकूमत थी। शिवाजी महाराज से पहले के अहद में आखिर पुरशकवा हुकूमत महाराष्ट्र की यादवों की हुकूमत थी। यानी आखिरी दौर चल रहा था शिवाजी महाराज से पहले। किसकी हुकूमत थी? आखिरी हुकूमत यादवों की हुकूमत थी। औरंगाबाद से करीब देवगिरी यादव ख़ानदान के राजा भिल्लम पंजिम की राजधानी थी। उन्होंने कृष्णा नदी के परे अपनी हुकूमत को तवस्सी दी, यानी कृष्णा नदी के अतराफ उसने अपनी हुकूमत को फैलाया, बढ़ाया। यादव ख़ानदान का दौर हुकूमत मराठी ज़बान और अदब का सुनहरा दौर माना जाता है। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे जो जुमला आया है कि यादव ख़ानदान का दौर हुकूमत मराठी ज़बान और अदब का सुनहरा दौर माना जाता है, मतलब क्या? यानी उस दौर में शेर व शायरी को, अफसाने को, नावल को, सफ़रनामे को, रुदात को और किसी भी तरह की कहानी लिखने के फ़न को उरूज हासिल हुआ। काफ़ी अच्छी कुतुब उस दौर में लिखी गई, किताब की जमा कुतुब, इसलिए ये दौर सुनहरा दौर माना जाता है। किसका? यादव ख़ानदान का दौर मराठी ज़बान और अदब का सुनहरा दौर माना जाता है। अब इस दौर में महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी फ़िरक़ों को उरूज हासिल हुआ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शुमाल मगरबी जानिब से हमले। महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट और यादव जैसे मुकामी ख़ानदानों की हुकूमत थी, लेकिन शुमाल मगरबी जानिब से आने वाले हमलावरों ने मुकामी हुकूमतों को जीत कर अपनी हुकूमत कायम कर ली, अपना तसल्लुत कायम कर लिया या अपना इक़्तिदार कायम कर लिया। दरमियानी ज़माने में मशरिक़ वस्ता में अरबों की हुकूमत कायम हुई। हुकूमत की तौसीन ने हुकूमत को फैलाने के लिए अरबों ने भारत का रुख किया।
8वीं सदी में अरब सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। वहाँ जो राजा थे उनका नाम था राजा दाहिर। तो मोहम्मद बिन कासिम ने उनको शिकस्त दी और सिंध को फतह कर लिया। इस हमले की बिना पर पहली मर्तबा अरबों का भारत से सियासी लेन देन हुआ, सियासी वास्ता हुआ। उसके बाद के ज़माने में यानी उसके बाद के दौर में एशिया के दरमियान में तुर्क, अफ़गान, मुग़ल भारत आए और उन्होंने भी भारत पर अपना कब्ज़ा या अपनी हुकूमत, अपना इक़्तिदार कायम किया। अब देखते हैं 11वीं सदी। 11वीं सदी में भारत पर तुर्कों ने हमले करना शुरू किए। वो अपने इक़्तिदार को बढ़ाते हुए भारत की शुमाल मगरबी सरहद तक पहुंच गए। गजनी के सुल्तान महमूद ने भारत पर कई हमले किए। इन हमलों में उन्हें मथुरा, वृंदावन, कनौज और सोमनाथ के खुशहाल मनादिर से बहुत बड़ी दौलत हाथ आई, जिसे वो अपने साथ ले गए। बख्तियार खिलजी ने दुनिया भर में मशहूर नालंदा यूनिवर्सिटी का ज़ख़ीम कुतुब खाना जलाकर राख कर दिया था। कुतुब खाना कहते हैं लाइब्रेरी को। किसने जला दिया लाइब्रेरी? बहुत बड़ी लाइब्रेरी किसने जला दिया? बख्तियार खिलजी ने वो लाइब्रेरी को जला दिया, सारी किताबें राख हो गईं। अब उसके बाद हम देखते हैं शुमाली हिंद की सुल्तान शाही। 1175 और 1178 में अफ़गानिस्तान के इलाके गौर के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने, कहाँ के सुल्तान ने? गौर के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमले किए। भारत के फतह किए हुए इलाकों की देखभाल के लिए उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक का तकर्रुर किया। सन 1206 में मोहम्मद गौरी के इंतकाल के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने ज़ेर असर इलाकों के मामलात की देखभाल आज़ाना तौर पर बिना किसी से पूछे हुए, किसी से मशवरा किए बगैर उनकी देखभाल शुरू कर दी। ऐबक एक ग़ुलाम था। क्या था वो? ग़ुलाम था। लेकिन दिल्ली के बादशाह बन बैठे। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का भी इंतकाल हो गया। इब्राहिम लोदी आखिरी सुल्तान थे। उनकी उनकी तुनक मिजाजी की वजह से बहुत से लोग उनके दुश्मन बन बैठे, यानी बहुत गुस्से वाले थे वो। अपनी हाँकते थे कि मैंने जो बोल दिया बस वो आखिरी, ज़रा भी मिजाज में नरमी नहीं, रहमदिली नहीं। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ने काबुल के मुग़ल हुक्मरान बाबर को इब्राहिम लोदी के ख़िलाफ़ जंग पर आमादा किया। इस लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और इसी के साथ भारत में अहद सलातीन का ख़ात्मा हो गया। सल्तनत की जमा सलातीन, सुल्तान, सुल्तानी दौर ख़त्म हुआ। विजयनगर की हुकूमत। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक के दौर हुकूमत में दिल्ली के मरकज़ी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ जुनूब में बगावत बुलंद हुई, जिसकी बिना पर विजयनगर और बहमनी की दो ताकतवर हुकूमतों को उरूज हासिल हुआ। कौन सी दो ताकतें? विजयनगर और बहमनी। किसके दौर में हो रहा है वो? दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक के दौर हुकूमत में हो रहा है। हाँ, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के दौर हुकूमत में हो रहा है वो। अब ये दो ताकतों को उरूज हासिल हुआ। जनूबी हिंद के दो भाई हरिहर और बुक्का दिल्ली के सुल्तान के दरबार में सरदार थे। उन्होंने मोहम्मद तुगलक के दौर में जुनूब में सियासी बदनज़मी और कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए सन 1336 में विजयनगर की हुकूमत कायम कर ली। मौजूदा कर्नाटका शहर हम्पी विजयनगर हुकूमत की राजधानी था। हरिहर विजयनगर के पहले राजा थे। हरिहर के बाद उनके भाई बुक्का राजा बने। बुक्का ने रामेश्वर तक का इलाका अपने कब्ज़े में कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय सन 1509 में विजयनगर के तख्त पर बैठे। उन्होंने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री के इलाके जीतकर अपनी हुकूमत में शामिल किए। बहमनी सुल्तान महमूद शाह की क़यादत में यकजा होने वाली सुल्तानी फ़ौज को उन्होंने शिकस्त दी। कृष्णदेवराय के दौरे हुकूमत में विजयनगर की हुकूमत मशरिक़ में कटक से लेकर मगरिब में गोवा तक और शुमाल में रायचूर दोआबा से लेकर जुनूब में बहरीन तक फैली हुई थी। कृष्णदेवराय का इंतकाल सन 1530 में हुआ। कृष्णदेवराय आलिम थे।
उन्होंने तेलुगु ज़बान में सियासी मौज़ू पर आमकुत मालियादा नामी किताब लिखी। उनके दौर हुकूमत में विजयनगर में 1000 राम मंदिर और विट्ठल मंदिर तामीर किए गए थे। कृष्णदेवराय के इंतकाल के बाद विजयनगर की हुकूमत कमज़ोर हो गई, ज़वाल आने लगा, हुकूमत को धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। मौजूदा रियासत के कर्नाटक के तालीकोट में एक तरफ आदिल शाही निज़ाम था, दूसरी तरफ निज़ाम शाही निज़ाम था, तीसरी तरफ कुतुब शाही निज़ाम था, फिर बरेश शाही और दूसरी तरफ विजयनगर के राजा राम के दरमियान सन 1565 में जंग हुई। इस लड़ाई में राजा राम राय को शिकस्त हुई। इसी के साथ विजयनगर की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। अब बहमनी सल्तनत, मोहम्मद तुगलक की बालादस्ती को ख़त्म करने के लिए, उसके इक़्तिदार को ख़त्म करने के लिए जनूबी भारत के सरदारों ने बगावत की। इन सरदारों के जो लीडर थे, रहनुमा थे, रहबर थे, कायद थे, हसन गंगू ने दिल्ली की शाही फ़ौज को शिकस्त दी। सन 1347 में नई हुकूमत वजूद में आई। इस नई हुकूमत को बहमनी सल्तनत कहा जाता है। हसन गंगू इस बहमनी सल्तनत के पहले सुल्तान थे। उन्होंने कर्नाटक के गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। अब है महमूद गामा बहमनी सल्तनत के वज़ीर आज़म और बहुत अच्छे इंतज़ाम करने वाले थे। इसे कहते हैं मुंतज़िम यानी इंतज़ाम करने वाला, बेहतरीन यानी बहुत अच्छा इंतज़ाम करने वाले थे। उन्होंने बहमनी सल्तनत को माशी तौर पर खुशहाल बनाया, यानी लोगों को खुशहाली बख्शी, हर चीज़ फराहम की। फ़ौजियों को जागीरदारी के बजाय नक़द तनख्वाह यानी रुपए देने लगे। फ़ौज में नज़्म व ज़ब्त पैदा किया कि इतने बजे फ़ौज को आना है, इतने बजे काम करना है। नज़्म व ज़ब्त को इंग्लिश में कहते हैं डिसिप्लिन। ज़रा भी उसमें कोताही नहीं, वक्त की पाबंदी। ज़मीनों के महसूलात के इंतज़ाम में इस्लाह की। बैदर में अरबी और फ़ारसी इल्म की जमा उलूम, बैदर में अरबी और फ़ारसी उलूम के मुताल्ले के लिए मदारिस कायम किए, मदरसे की जमा मदारिस। महमूद गामा के बाद बहमनी सल्तनत के सरदारों में गिरोहबंदी बढ़ने लगी। गिरोहबंदी मतलब लोग अपने अपने लोगों को अपना हम ख्याल बनाने लगे। हल्की सी बगावत की शुरुआत होने लगी। हर सरदार ने अपना गिरोह बना लिया कि हमारे हिमायती ये हैं। तो महमूद गामा के बाद बहमनी सल्तनत के सरदारों में गिरोहबंदी बढ़ने लगी। बहमनी सल्तनत और विजयनगर की हुकूमत के दरमियान होने वाले तसादुम कहते हैं लड़ाई झगड़ा, लेकिन हम यहाँ लेंगे जंग। होने वाले जंग के बुरे असरात पड़ने लगे आवाम पर। मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अफसरान ख़ुद मुख्तार होते चले। अफसर की जमा अफसरान कि अब अपनी मनमानी करने लगे, अपने फ़ैसले सादिर करने लगे और इस तरह बहमनी सल्तनत तकसीम होती चली गई। ये सल्तनत बरार की इमाद शाही, बैदर की बिरेश शाही, बीजापुर की आदिल शाही, अहमदनगर की निज़ाम शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही, इन 5 टुकड़ों में बढ़ गई। अब हम देखते हैं मुग़ल हुकूमत। सन 1526 में बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था। तो सन 1526 में दिल्ली में अहद सलातिन का ख़ात्मा हो गया, सुल्तान के दौर का ख़ात्मा हो गया। छोटी छोटी सल्तनतें ख़त्म हो गईं। अब वहाँ एक बहुत ही अजीम हुकूमत की बुनियाद पड़ी, मुग़लिया हुकूमत। हमें इसमें देखना है बाबर का पूरा नाम था ज़हरुद्दीन बाबर। ये मुग़ल सल्तनत की बुनियाद डालने वाले थे। बुनियाद डालने वाले को उर्दू में कहते हैं बानी। इन्होंने मुग़ल सल्तनत की बुनियाद हिंदुस्तान में रखी। वो वस्ती एशिया में मौजूदा उज़्बेकिस्तान के फ़रगाना नामी रियासत के हुक्मरान थे। भारत की बेपनाह यानी बहुत ज़्यादा, हम सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा बेपनाह दौलत के बारे में उन्होंने सुन रखा था। इसलिए उन्होंने भारत पर हमले का मंसूबा बनाया। मंसूबा को हम कहते हैं स्कीम, तरकीब। उस वक्त दिल्ली पर इब्राहिम लोधी की हुकूमत थी। अहद सलातिन में दौलत खान पंजाब के इलाके के हाकिम आला थे।
इब्राहिम लोदी और दौलत खान में नाइतफाकी पैदा हो गई, जिसकी वजह से दौलत खान ने बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए बाबर ने भारत पर हमला कर दिया। बाबर का मुकाबला करने के लिए इब्राहिम लोधी अपने लश्कर के साथ निकले। 21 अप्रैल 1526 को दोनों के दरमियान पानीपत के मकाम पर जंग हुई। किसके दरमियान? इब्राहिम लोधी और बाबर के दरमियान। कहाँ पर जंग हो रही है? पानीपत के मकाम पर। कौन से सन में हो रही है? 1526 में। इस जंग में बाबर ने भारत पर सबसे पहले तोप खाने का बहुत ही असर अंगेज़ मौसर इस्तेमाल किया और इस तोप खाने के इस्तेमाल की वजह से इब्राहिम लोदी की फ़ौज को शिकस्त हुई। इसे तारीख़ में पानीपत की पहली लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई के बाद मेवाड़ के राणा सांगा ने राजपूतों को मुत्तहिद किया। बाबर और राणा सांगा के दरमियान खानवा के मुकाम पर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में बाबर के तोपखाने और उनकी महफूज फ़ौज ने मुतासिर कुन कारनामा अंजाम दिया और राणा सांगा की फ़ौज को शिकस्त हुई। लेकिन 4 साल बाद ही सन 1530 में बाबर का इंतकाल हो गया। अब मुगलिया दौर में जो सबसे मशहूर बादशाह गुज़रा है, जिसे आज़म भी कहते हैं, बहुत बड़ा बादशाह, अकबर आज़म। कौन थे वो? अकबर बादशाह, अकबर आज़म। ये मुग़ल ख़ानदान के सबसे ज़्यादा काबिल और बासलाहियत, यानी जिसमें बहुत सी खूबियाँ हों और अपने फ़न को इस्तेमाल करने का सही तरीका हो, जो बहुत ज़्यादा ज़हीन सूझबूझ वाले थे, तो काबिल और बासलाहियत बादशाह अकबर आज़म थे। अकबर ने पूरे भारत को एक ही अमलदारी के तहत लाने की कोशिश की। उस वक्त उनकी मुखालिफत की गई। राणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती, इन्होंने अकबर के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ छेड़ी। हालांकि हर लड़ाई में अकबर को फतह हुई और चांद बीबी, राणा दुर्गावती और राणा प्रताप जैसे दिलेर बादशाह, दिलेर राजा को शिकस्त हुई। अभी हमें देखना है महाराणा प्रताप। तारीख़ में ये भी एक अजीम शख्सियत शुमार की जाती है। इनका भी नाम अदब व एहतराम से लिया जाता है। उदय सिंह की मौत के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। आया समझ में? ठहर का बोला मैंने। उदय सिंह की मौत के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। अपनी हुकूमत मेवाड़ को बचाने के लिए, उसे कायम रखने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत जिद्दोजहद की। अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए वो आखिर दम तक हार नहीं माने और अकबर बादशाह से लड़ते रहे। अपनी बहादुरी, हौसला मंदी यानी बहुत हिम्मत, खुददारी यानी किसके सामने ना झुकना, और इसार यानी जैसे माफ़ करने का जज्बा, कुर्बान होने का जज्बा। इन खूबियों की बदौलत वो तारीख़ में अमर हो गया यानी जिनका नाम तारीख़ में हमेशा ज़िंदा है और लोग उनको अदब व एहतराम से याद करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं चांद बीबी। सन 1595 में मुग़लों ने निज़ाम शाही की राजधानी अहमदनगर पर हमला किया। मुग़ल फ़ौज ने अहमदनगर के किले का मुहासरा कर दिया। अहमदनगर के हुसैन निज़ाम शाह की बहादुर बेटी चांद बीबी ने नहायत बहादुरी के साथ लड़ते हुए अहमदनगर के किले की हिफाजत की। इसी दौरान क्या हुआ? निज़ाम शाही सरदारों में नाइतफाकी पैदा हो गई। इस नाइतफाकी की वजह से अंजाम कर चांद बीबी को कत्ल कर दिया गया। चांद बीबी के कत्ल के बाद मुग़लों ने अहमदनगर का किला फतह कर लिया, लेकिन वो मुकम्मल निज़ाम शाही सल्तनत पर कब्ज़ा ना जमा सके। अब हम देखेंगे रानी दुर्गावती। विदर्भ का मशरक़ी हिस्सा, उसके शुमाल में मध्य प्रदेश का हिस्सा, मौजूदा छत्तीसगढ़ का मगरबी हिस्सा, आंध्र प्रदेश का शुमाली हिस्सा और उड़ीसा का मगरबी हिस्सा गोंडवन का तौसी इलाका था। राजपूतों के चंदेल ख़ानदान में पैदा होने वाली दुर्गावती शादी के बाद गोंडवन की रानी बनी। उन्होंने बेहतरीन तरीके से हुक्मरानी की। अहद वस्ता की तारीख़ में मुग़लों के ख़िलाफ़ रानी दुर्गावती की जंग बड़ी अहमियत की हामिल है। अपने शौहर की मौत के बाद दुर्गावती ने अकबर से लड़ते हुए अपनी जान दे दी, लेकिन उनकी पनाह में जाना गवारा नहीं किया। जान देना उन्हें गवारा था, लेकिन अकबर से उन्हें समझौता नहीं किया।
उनकी इताअत कबूल नहीं की, उनकी पनाह में नहीं गई। अकबर जो था वो एक मसलहत अंदेश और बेदार मगज़ हुक्मरान था, यानी मौके की नज़ाकत को जानता था, कब क्या फ़ैसला करना है उसमें वो माहिर था। अब उनकी मजहबी हिकमत अमली कुशादा और रवा बरदारी पर मुबनी थी। कुशादा ने साफ़ सुथरी थी, रवादारी यानी हर एक के साथ एक जैसा सलूक करना। वो तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के साथ एक जैसा बर्ताव करते। तमाम मज़हब की जमा मज़ाहिब, तमाम मज़ाहिब के अहम और आला उसूलों के इम्तिज़ाज़ से अकबर ने, यानी उसने क्या किया, हर मज़हब से अच्छे अच्छे उसूल ले लिए और एक नया मज़हब बनाया जिसका नाम रखा दीन इलाही। लेकिन उन्होंने इस मज़हब को कबूल करने के लिए किसी पर सख्ती नहीं की। बस उनको एक चीज़ अच्छी लगी कि भाई जितने भी मज़हब हैं उन सब की अच्छी अच्छी बातों को जमा कर लो। हालांकि उसने सोचना चाहिए कि हर मज़हब में अच्छी अच्छी बातें हैं, किसी भी मज़हब में बुरी बातें नहीं हैं, कि उससे ख़ास ख़ास उसूलों को जमा किया और एक नया मज़हब बनाया दीन इलाही। औरंगज़ेब, मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब तख्त व ताज हासिल करने की होड़ में यानी दौड़ में, रस्साकशी में शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब ने अपने तमाम भाइयों पर फतह हासिल की और अपने वालिद को कैद कर लिया, नज़रबंद कर दिया और सन 1658 में अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा शिकवा मजहबी रवादारी के लिए मशहूर थे। उन्होंने 50 से ज़ायद संस्कृत किताबों का फ़ारसी में तर्जुमा किया। औरंगज़ेब जब बादशाह बने उस वक्त मुग़ल हुकूमत शुमाल में कश्मीर से लेकर जुनूब में अहमदनगर तक और मगरिब में काबुल से लेकर मशरिक़ में बंगाल तक फैली हुई थी। औरंगज़ेब ने अपने अहद में मशरिक़ी जानिब के आसाम, जुनूब की बीजापुर की आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही का ख़ात्मा करके उन इलाक़ों को अपनी हुकूमत में ज़म कर लिया था यानी शामिल कर लिया था। अब हम देखते हैं आहुमों की लड़ाई। 13वीं सदी ईस्वी में शान नामी फ़िरके के लोग ब्रह्मपुत्र नदी की वादी में रिहाइश पजीर हुए। यहाँ उन्होंने अपना इक़्तिदार कायम किया। मुकामी लोग उन्हें आहुम कहते थे। औरंगज़ेब के दौर हुकूमत में आहुम लंबे अरसे तक मुग़लिया हुकूमत से लड़ाई करते रहे, उनसे नफरत आज़मा होते रहे, उनसे जंगें करते रहे। मुग़लों ने आहुमों के इलाक़ों पर हमले किए। गदाधर सिंह की क़यादत में आहुम एक हो गए, मुत्तहिद होना, एक हो गए। फ़ौज के कमांडर लाशत बड़ फूकन ने मुग़लों के ख़िलाफ़ बहुत ही सख्त जिद्दोजहद यानी कोशिश, बहुत सख्त कोशिश की, सख्त मेहनत की। आहुमों ने मुग़ल फ़ौज के ख़िलाफ़ गोरीला तरीक़े जंग यानी छुप कर लड़ना, वार करना और छुप जाना, हमला करना, छुप जाना, इस जंग का इस्तेमाल किया जिसे कहा जाता है गोरीला जंग। इस जिद्दोजहद की वजह से मुग़लों के लिए आसाम में अपना इक़्तिदार कायम रखना या मुस्तकीम रखना, मजबूत रखना, बनाए रखना ये मुमकिन ना हो सका। ठीक है, अब आगे देखते हैं सिखों से लड़ाई। सिखों के नवे मजहबी रहनुमा गुरु तेग बहादुर ने औरंगज़ेब के नाकाबिल बर्दाश्त मजहबी तर्ज़ अमल के ख़िलाफ़ सख्त नापसंदी, यानी उन्हें अच्छा नहीं लगा कि क्या है ये, कैसे कैसे कानून ला रहे हैं, तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, वो नाराज़ हो गए। तो औरंगज़ेब ने उन्हें कैद कर लिया और 1675 में उनका सर कलम करवा दिया। उनके बाद गुरु गोविंद सिंह सिखों के रहनुमा बने। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पैरों को यानी अपने मानने वालों को मुत्तहिद करके उनके जंगजूयाना यानी बहादुरी यानी हर वक्त लड़ाई के लिए आमादा, चौकस रहने वाले रुझान को बढ़ावा दिया। उन्होंने जंगजू सिख नौजवानों की, उन्होंने जंगजू यानी जो जंग में लड़ने वाले हैं, जो बहादुर हैं, सिख नौजवानों की एक जमात तैयार की जिसे खालिसा जमात कहते हैं। आनंदपुर उनका अहम मरकज़ था। औरंगज़ेब ने सिखों के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौज रवाना की जिसने आनंदपुर पर हमला किया। सिखों ने पुरज़ोर यानी बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत की लेकिन नाकाम रहे। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जुनूब की तरफ चले गए। सन 1708 में नांदेड़ के मकाम पर उन पर हमला हुआ। उस हमले में वो अपनी जान गंवा बैठे। अकबर ने, अब हम देखेंगे राजपूतों से लड़ाई। किससे? राजपूतों से लड़ाई। अकबर ने अपने दोस्ताना रवैये की बिना पर राजपूतों का ताउन हासिल कर लिया था, लेकिन औरंगज़ेब
को राजपूतों का ताउन हासिल ना हो पाया। अकबर को हासिल हुआ, औरंगज़ेब को हासिल नहीं हुआ। मारवाड़ के राणा जसवंत सिंह की मौत के बाद औरंगज़ेब ने उसकी रियासत को अपनी हुकूमत में शामिल कर दिया। दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह के कमसिन बेटे अजीत सिंह को मारवाड़ को गद्दी पर बैठा दिया। दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह के कमसिन बेटे अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बैठा दिया। दुर्गादास ने मुगलों के खिलाफ जद्दोजहद की कोशिशें की। दुर्गादास की मज़ाहमत का मुकाबला करने के लिए औरंगज़ेब ने शहज़ादा अकबर को मारवाड़ रवाना किया। अब ये शहज़ादा अकबर है, वो अकबर आज़म नहीं है, ये शहज़ादा अकबर है। समझे? अब इस बगावत में महाराष्ट्र के मराठों से भी मदद लेने की कोशिश की। दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखी। अब आखिर में मराठों से लड़ाई। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की क़यादत में स्वराज का क़याम अमल में आया। स्वराज कायम करने में उन्हें दिगर दुश्मनों के अलावा मुग़लों से भी जद्दोजहद करना पड़ी। उनकी मौत के बाद पूरा जनूबी भारत फतह करने के मकसद से औरंगज़ेब दक्कन में दाखिल हुए, कि मराठों ने अपनी बहादुरी और हौसला मंदी से अपनी मज़ाहमत जारी रखी और अपनी आज़ादी की हिफाजत की। हम अगले सबक में इन लड़ाइयों की जद्दोजहद को देखेंगे। अब बेटा इसके सवाल जवाब आप लोग को करना है, ठीक है? चलो, अस्सलाम वालेकुम।